अब कौन सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है, देखिए। राफेल के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। 17th गोल्डन एरो, ये स्क्वाड्रन जब बनी तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका इतिहास, संक्षिप्त इतिहास आपको बता दें। स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का इतिहास, और इसके बारे में सुमित आपको यह बताएंगे कि कैसे एक समय यह समझा गया कि अब यह डिफंक्ट हो जाना चाहिए और इसको रिजरेक्ट किया है राफेल ने। 1 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई। ये एक के बाद एक पलटते हुए पन्ने आपको संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराएंगे। 1 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई और एक अंग्रेज नाम आपको यहां दिखाई देगा जो असल में इस स्क्वाड्रन को लीड कर रहा था 1951 में। और पहले ये देश के उत्तरी हिस्से में हुआ करती थी, लेकिन बाद में दिल्ली को 1965 के वॉर के दौरान एयर कवर देने के लिए इसको दिल्ली लाया गया। और बाद में तो जो नाम मैं आपको बता रहा था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएल स्पिगनेट हेड इसके हेड थे और इनकी ही अगुवाई में ये स्क्वाड्रन स्थापित की गई। सुमित, ये अलग अलग जगहों पर जो हमारी स्क्वाड्रन, अब ये कहा जा रहा है कि राफेल के पूरे आ जाने के बाद हमारी 2 फुल स्क्वाड्रन और हो जाएंगी। ये गोल्डन एरो का महत्व क्या है और बाकी स्क्वाड्रन को क्या ताकत इससे मिलती है? देखिए, सबसे जानने की बात यह है कि 1951 से अब तक इस स्क्वाड्रन के इतिहास बहुत ग्लोरीफाई रहा है, बहुत गर्वान्वित रहा है। आपको याद होगा कि ना सिर्फ 65 की जंग में, 71 की जंग में, करगिल में जब ये बात कही जा रही थी कि बहुत मुश्किल है क्योंकि चोटियों पर बैठे हैं और हमें क्रॉस ओवर करके ही उन पे टारगेट करना, लेकिन MiG-21 ने, मैं आपको बता दूं, MiG-21 ने, ये इस स्क्वाड्रन ने डिसाइड किया कि हम भी उसमें इंक्लूड होंगे और हम ये रिस्क लेकर वहां पे बम्बारमेंट करेंगे। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो वायुसेना प्रमुख है BS धनोआ खुद उस ऑपरेशन में शामिल थे और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से इस पूरी चीज की प्लानिंग की गई और गोल्डन एरो ने अपनी सुमित कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि जब इसकी स्थापना की गई तो सबसे पहले इसमें हार्वर्ड नाम का एक फाइटर प्लेन इंडक्ट किया गया था। उसके बाद वैम्पायर इसमें आए थे, वैम्पायर के बाद हॉकर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद MiG-21 और MiG-21 के फेज आउट होने के बाद समझा गया कि अब इसको बंद होना चाहिए और उसके बाद राफेल रिसरेक्ट कर रहा है इसको। दिनेश, MiG-21 को लेकर, क्योंकि हालांकि बहुत पुराना एयरक्राफ्ट था, कई सवाल खड़े किए गए, लगातार इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया, लेकिन हमने पिछले साल ही देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 ही अभिनंदन उड़ा रहे थे खासतौर पर। और यह भी हमने देखा कि मशीन से कुछ नहीं होता, जज्बा होता है और हमारे पायलट्स का यही जज्बा था जिसने एक बार फिर यह दिखा दिया कि हमारी स्क्वाड्रन्स किस तरीके से हर मशीन के ऊपर काबिल है और काबिल तारीफ उनके काम रहते हैं। क्योंकि इस स्क्वाड्रन ने अपना जलवा दिखाया था, इसीलिए 1988 में, जबकि ये पालम में हुआ करता था, इसको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी दिया गया और ये अपने आप में एक बड़ा सम्मान था इस स्क्वाड्रन के लिए। बिल्कुल, मैं आपको भी बता रहा था कि इसने हर जंग में, 71 की जंग में भी इसके शामिल होने का एक बहुत बड़ा रिलेवेंस था। क्योंकि अंबाला को जब भी हम बात करते हैं दिनेश, तो हम ये बात करते हैं कि अंबाला का किस तरीके से रिलेवेंस है, और ये रिलेवेंस ना सिर्फ LOC पर बल्कि LAC पे, यानी जब 2 वॉर फ्रंट की बात करते हैं तो इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि ये टैक्टिकली है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। दिनेश, तो ये MiG-21 के बाद, क्योंकि ये पश्चिमी कमान जो हम समझते हैं उसका मुख्यालय ये अंबाला, जहां पर ये 17th स्क्वाड्रन है, क्या MiG-21 जब यहां से हटाया जा रहा था तो जाहिर है उसका रिप्लेसमेंट सोचा गया होगा, तो स्क्वाड्रन का नाम क्यों उस समय इसको क्यों बंद करने के बारे में सोचा गया था? देखिए, बंद करने का नहीं, हमेशा रिप्लेसमेंट होती है। अभी हमारी स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 32 की है दिनेश। जो सैंक्शन है वो 42 के, 10 की कमी है सीधा हमारे स्क्वाड्रन्स में। इन स्क्वाड्रन्स को जब भरा जाता है तो मॉडर्नाइज वेपन होते हैं। अभी तक हम जो वेपन, हम जो एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे वो हम खरीद रहे थे बहुत नॉर्मल, लेकिन अभी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारे पास आ गए, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। अभी ये 1999 का ऑपरेशन सफेद सागर, यही मैं आपको कह रहा था, करगिल में जब डिसाइड किया गया कि किस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा मिराज को और दूसरे एयरक्राफ्ट को, तब MiG-21 की रिलेवेंस को, क्योंकि इसको कहा गया था कि ये उस ऑपरेशन के लिए, मतलब बादलों का सागर, बादलों का सागर, वो बादल जहां पर लगातार उन चोटियों पर जब करगिल पर दुश्मन बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि ये पोजीशन जो है 15,000 फीट की, और ये पोजीशन उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर लिया। तब हमारे इन फाइटर्स ने, और ये 2016 में नंबर आपने प्लेंट्रम यानी स्क्वाड्रन को रिटायर किया गया, यानी बेसिकली ये कहा गया था कि इसके बाद इस स्क्वाड्रन को खत्म किया जाएगा। लेकिन जब राफेल की बात हुई 2016 के अंदर ही, तब ये डिसाइड किया कि कौन सी पोजीशन, क्योंकि हमेशा जब आप स्क्वाड्रन रेस करते हैं तो उसकी पोजीशनिंग को भी ध्यान में रखते हैं। तब ये डिसाइड किया गया कि भाई 17 स्क्वाड्रन जो होगी वो हमारी नई स्क्वाड्रन होगी। नया पैच
असम के सौरभ, ये बेसिकली इंडिजीनियस था, क्योंकि जब आप स्क्वाड्रन रेस करते हैं तो उसके बैचेस क्या होंगे, उसके लोगो क्या होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको कई बार आपको पायलट्स नजर आएंगे बैचेस के साथ, तो ये चीजें होती है इनकी, तो इसको तो ये क्योंकि इससे ताल्लुक रखने वाले हमारे रफेल अभी पहुंचे और इसीलिए हम वो फॉर्मेशन देख रहे थे कल आसमान में। बिल्कुल फॉर्मेशन गोल्डन एरो फॉर्मेशन देख रहे जिसमें तीर के सिरे की तरह, आगे के सिरे की तरह वो फॉर्मेशन बनाया गया। आपने देखा होगा कि रफेल है, उसके ऊपर गोल्डन एरो है, तो ये दिखाता है कि ये रफेल की स्क्वाड्रन जो है वो स्क्वाड्रन है। और ये आप अगर आप ज्यादा, और ये है सूत्रवाक्य उदयाम अजस्त्रम, यानी सतत ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहो, अराइज एवर, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, ये इसका सूत्रवाक्य है। और इसी में रफेल शामिल हो रहा है और किस तरीके से ताकत को मल्टीप्लाई करने वाला है रफेल, कैसे जो इंडियन एयरफोर्स की पहले से ताकत है जिसके लिए इसका एयर डोमिनेंस माना जाता है, उसमें कैसे और इजाफा करेगा रफेल, इस पर भी चर्चा करेंगे।